आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 18 है वो डिस्कस करने वाले हैं जूनियर हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 17 अक्टूबर को होने वाला है। ये जो मॉक टेस्ट है आपके अनिवार्य पार्ट के लिए है, जो सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे उसका सब्जेक्ट इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो। तो ये जो 50 प्रश्न आने वाले हैं सबके लिए कंपलसरी हैं, तो ये उसी के लिए मॉक टेस्ट है। टोटल आपको 30 मॉक टेस्ट है वो मिलने वाले हैं, उनमें से 18 आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल हैं वो आने वाले हैं। करंट अफेयर आपका एकदम जो इम्पोर्टेंट है तैयार हो जाएगा, यूपी से रिलेटेड टॉपिक हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पे आपको उस ग्रुप में आपको एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कराई जा रही है। सारे मॉक टेस्ट की PDF आपको वहीं पे मिल जाती है, चाहे ये अनिवार्य प्रश्न पत्र की हो या SST वाली हो। साइंस के लिए एक अलग से ग्रुप है, अभी उसके लिए मॉक टेस्ट तो स्टार्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हो जाएं जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ये कहा जाता है RBI को, यानी रिजर्व बैंक को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, RBI करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी सभी बैंकों के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए बैंकों का बैंक है वो RBI को बोला जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है, यानी ऋग्वेद में अगन्या शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय के लिए। अगन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, यानी इसको मारा नहीं जाना चाहिए। इतनी ही ये जरूरी होती है, इतने लाभ हैं गाय के। तो इसीलिए वैदिक काल में, यानी विशेषतः ऋग्वैदिक काल में अगन्या शब्द है वो गाय के लिए यूज हुआ है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो जो भगवान बुद्ध हैं वो कौशाम्बी में किसके शासनकाल के समय आए थे? 3 का राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज उदयन के काल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे, वहाँ उन्होंने नवा विश्राम है वो किया था। इनके विश्राम है वो पूछे जाते हैं, तो नवा विश्राम यहाँ पे इन्होंने किया था। और उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बुद्ध बनने के लिए घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। यानी घोषित राम विहार है ये किसने दान दिया था? बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध संघ को ये दान देने वाले थे उदयन। वत्सराज उदयन ने घोषित राम विहार है वो दान दिया था भिक्षुओं को। ये भी पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चिश्ती संत को दिल्ली चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? यानी दिल्ली का चिराग कहा जाता है, किसी चिश्ती संत को कहा जाता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नासरुद्दीन नासरुद्दीन महमूद इनको बोला जाता है चिराग ए दिल्ली। शेख निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये उनके प्रमुख शिष्य थे, यानी निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन हो गए? नासरुद्दीन मोहम्मद। और इनको चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध किया था, पदवी इनकी थी ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर मिलता है? यानी भारत से बाहर किसका मकबरा है? तो हुमायूं का मकबरा आपका इंडिया में ही है। औरंगजेब का मकबरा है ये भी इंडिया में है। जहांदार शाह का ये भी इंडिया में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा है ये लाहौर में, इसलिए ये भारत से बाहर है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है, इसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक है आर्य समाज की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे हिंदी भाषा में लिखा था। ध्यान देना है, हिंदी भाषा में लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और 1875 में से पहली बार प्रकाशित किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो हो जाएंगी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपकी हो जाएंगी सरोजनी नायडू। यानी भारतीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की पहली महिला, तो वो थी सरोजनी नायडू। और जो वैसे पहली महिला पूछा जाएगा तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगी। इन्होंने 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इन्होंने 1927 के अधिवेशन की अध्यक्षता की, कानपुर में जो हुआ था। नेक्स्ट है आपका,
उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तो 3 गोलमेज सम्मेलन आपके 1930, 31 और 32, इन 3 साल में आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो इनमें से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे वो थे बी आर अम्बेडकर। गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें राइट आंसर आपका 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। और 1931 वाला था, उसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। एकमात्र सम्मेलन था गोलमेज जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया, वो था द्वितीय सम्मेलन। नेक्स्ट है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक है। तो स्प्रिंगिंग टाइगर ये बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ये जीवनी है, मतलब लिखी नहीं है, लेकिन स्प्रिंगिंग टाइगर है, ये बायोग्राफी है। और ये लिखी तो है ह्यूटोए ने लिखी है, लेकिन जीवनी किसकी है? तो वो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। और इसमें जो, चलिए फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, बाद में बताते हैं आपको। नेक्स्ट है भारत की संविधान निर्वात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्वात्री सभा के अध्यक्ष थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम में ये कब पारित किया गया था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1976। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, आपकी पूछी जाती है। डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको लागू किया गया था 1976, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। और ये डेट बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है वो महान्यायवादी को समझा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी। और ये किस आर्टिकल में महान्यायवादी का उल्लेख है? तो 76 आर्टिकल में महान्यायवादी का उल्लेख है। 76 आर्टिकल हो जाएगा और भाग 5 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है 13, निम्न में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो किसी एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है तो वो होता है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो इसीलिए वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए गैर सदस्य बोला है यहाँ पे। 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अब मुख्य संबंध है इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। इसकी स्थापना है 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी और इसका उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए। नेक्स्ट है जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे। तो इसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी 1957 में। 1957 बलवंत राय मेहता, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश है वो की थी। लेकिन द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस कमेटी ने की? तो वो की थी अशोक मेहता समिति ने, वो भी पूछा जाता है। और सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में इस व्यवस्था का यानी पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश है वो हुआ था 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन है ये भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित होती है वो होती है रेड क्लिफ से। अफगानिस्तान के मध्य होती है डूरंड से। और मैकमोहन से होती है भारत और चीन के मध्य में। नेक्स्ट है देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? यानी एनसीआर में इनमें से किस स्टेट का हिस्सा है वो सम्मिलित नहीं है? 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश का कोई भी हिस्सा है वो एनसीआर में नहीं आता। बाकी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिले आते हैं। राजस्थान का भरतपुर, अलवर आता है और यूपी के भी कई जिले आते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसे भारत की दूसरी यानी गंगा के बाद जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और यह निकलती कहाँ से है? तो ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर
तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं, तो आप एक बार ज़रूर से देख लेना। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है त्रिची में। त्रिची में राष्ट्रीय केला अनुसंधान है। अब त्रिची कहाँ पर है? त्रिची है तिरुचिरापल्ली को बोला जाता है त्रिची, और ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्थान पे 2-3 सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। नेक्स्ट है झरिया कोयला क्षेत्र। झरिया कोयला क्षेत्र है, ये निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो झरिया आपका स्थित है 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड। झ और झरिया ऐसे याद कर लीजिए, झारखंड और झरिया। नेक्स्ट आपका देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसका है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, 21 का राइट आंसर हो जाएगा, ये न्यूटन का नियम है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है 21। ये न्यूटन का तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, तो ये उसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, तो कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? यानी इन दोनों का जो पाठ्यांक है वो एक ही होगा, तो किस टेम्परेचर पर होगा? 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, -40 डिग्री पर दोनों का बराबर होगा, जहाँ पर जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ होती है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का जो खाने योग्य भाग है वो होता है कंद यानी रूपांतरित तना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो इनमें से बर्ड फ्लू का कारक कौन सा है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, H5N1। H5N1 पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा, जैवमंडल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये बहुत बार पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित टॉयलर पुरस्कार है, ये दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए देखते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो हॉट स्पॉट किसको माना जाता है? 29 में आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, गंगा का मैदान, इसको हॉट स्पॉट नहीं माना जाता, गुजरात नहीं माना जाता, मध्य भारत इसको भी नहीं माना जाता, लेकिन पूर्वी हिमालय है इसको हॉट स्पॉट माना जाता है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 29 राइट आंसर, ऑप्शन बी। और ये जो हॉट स्पॉट की अवधारणा ये किसने दी थी? तो ये दी थी नॉर्मन मायर्स ने 1988 में, ध्यान देना है 1988 में, नॉर्मन मायर्स 1988। और ये अवधारणा किस आधार पर दी जाती है? ये दी जाती है स्थानिक जातियाँ, यानी इंडिजेनिक जो प्रजातियां हैं वहाँ पर वो कितनी हैं, उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए और बहुत ही संकटापन्न स्थिति में होनी चाहिए, तो उसको हॉटस्पॉट बोला जाता है। इसके लिए पैरामीटर है वो पूछा जा सकता है, तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? देखिए, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी का कारण नहीं है, तो 30 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि या भूजोत का छोटा आकार। तो 30 का राइट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सहकारी कृषि है वो निम्न प्रोडक्टिविटी के लिए कारण है, वो नहीं है। निम्न प्रोडक्टिविटी में आपकी जनसंख्या का दबाव है वो जिम्मेदार है, और प्रचंड बेरोजगारी है वो भी जिम्मेदार है, और भूजोत का छोटा आकार है ये भी जिम्मेदार है, क्योंकि इससे आपकी कमर्शियल खेती है वो नहीं हो पाती है, केवल निर्वहनीय खेती है वो बनी रहती है। लेकिन सहकारी कृषि है ये आपकी कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसमें कारण नहीं होगा इसका निम्न प्रोडक्टिविटी का। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, तो भारत में जो पॉवर्टी का मापन है वो किस आधार पर निर्धारित होता है? 31 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ओबरा, नरोरा, पनकी, हरदुआगंज। तो यहाँ पे पूछा क्या है, वैसे तो सभी जगह हैं पर ऊर्जा परियोजनाएं, तो लेकिन पूछा क्या है, नाभिकीय परियोजना। 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोरा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी, संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक क्षेत्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो देखिए झांसी है ये किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेमस नहीं है। 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेमस जो यूपी का इलाका है वो वेस्ट यूपी है, और झांसी आपकी साउथ साउथ उसमें यूपी में पड़ता है। और वैसे भी यहाँ उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे प्लास्टिक मनी बोला जाता है? तो ये बोला जाता है क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 34 राइट आंसर ऑप्शन बी। आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं उनको प्लास्टिक मनी माना जाता है, इनको नहीं माना जाता है। बुक में आंसर ये दिया है लेकिन ये आंसर नहीं है, राइट आंसर इसका यही होगा। बहुत एग्जाम में इसको पूछा गया है, पूछा हुआ ये सवाल है, लेकिन इसमें इस बुक में ये इसका आंसर है वो गलत दिया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तो 35 राइट आंसर ऑप्शन बी, मकड़ी है, ये कीट में नहीं आती है। मकड़ी आपकी आती किस में है? तो एरक्नीडा वर्ग में तथा ऑर्डर एरेनी का एक जंतु है, तो इसलिए ये उसमें कीट वर्ग में नहीं आता है। और इसमें ग्रंथियां होती हैं और जो श्राव के द्वारा एक जाल बनाती है, और ये परवक्षी भी होती हैं, सभी मकड़ियां परवक्षी होती हैं। और इसमें कितने पैर पाए जाते हैं ये भी पूछा गया है। इसमें 6 पाद हैं वो पाए जाते हैं। मकड़ी में कितने पैर? तो 6। और जबकि मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, सॉरी मैंने आपको यहाँ गलत बताया। आपको मकड़ी है वो कीट वर्ग के अंतर्गत इसलिए नहीं आती क्योंकि इसमें 8 पाद हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन जो इस इंसेक्ट वर्ग है यानी मकड़ी जो सॉरी कीड़े वाला वर्ग है उसमें 6 पाद पाए जाते हैं, सामान्यतः 6। तो इसलिए वो मकड़ी है, इसीलिए कीट में नहीं आती। एक तो इसमें ग्रंथियाँ भी होती हैं और ये श्रावण करती है, उससे जाल बनाती है, और इसके 8 पैर हैं वो होते हैं, इसीलिए इंसेक्ट वर्ग में नहीं आती है। इंसेक्ट वर्ग में जो आते हैं उसके 6 पैर होते हैं। नेक्स्ट है भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है वो ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पर आपका सिलिकॉन होता है, और तीसरे पर एल्युमिनियम है, और चौथे पर आपका आयरन है यानी फेरस ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन आपकी 46.7% है, सिलिकॉन आपका 27.69% है, और एल्यूमिनियम है वो आपका 8.07% है, और लोहा है वो आपका 5.05% है। पूछता है इसको। नेक्स्ट है 37 नंबर का सवाल है आपका। दिसंबर 2020 में प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति को किस प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अध्यक्ष है वो चुना गया है? तो 37 में आपका राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU का उपाध्यक्ष है, इनको चुना गया है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस टाइप के सवाल इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य के दृष्टिगत ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने हेतु कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। $300 मिलियन, इसको आप ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की। 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। ये भारतीय प्रवासी दिवस नहीं पूछा इसलिए जनवरी, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये अंतर्राष्ट्रीय पूछा इसलिए 18 दिसंबर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण वो किया है? 40 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा PSLV C50, इसके द्वारा CMS-01 का वो लॉन्चिंग की गई है। और जो पोलर सैटेलाइट जो होते हैं आपके संचार उपग्रह से रिलेटेड,
तो उनका ये प्रक्षेपण है वो PSLV के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2020 को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में योगासन को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस संबंध के किस इनमें से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे योगासन को औपचारिक मान्यता है वो खेल के रूप में प्रदान कर दी है। तो उसी से संबंधित ये सवाल है कि इनमें कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो देखिए पहला कथन क्या है, यह घोषणा आयुष मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। और दूसरा कथन है योगासन के खेल की प्रतियोगिता के लिए 4 स्पर्धाओं और 7 श्रेणियों में 51 पदक प्रस्तावित किए जा सकते हैं। वर्ष 2022 की शुरुआत में पायलट योगासन प्रतियोगिता नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप वर्चुअल मोड से आयोजित होगी। योगासन को राष्ट्रीय खेलों और खेलो इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय खेलों आयोजन में खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। 41 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी इसके सारे कथन हैं वो सही हैं। अब खेल आपके वर्चुअल मोड में तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2020 को किस विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने भारत की सतत विकास पहलों का समर्थन करने हेतु लगभग कितनी राशि की 4 विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। यानी विश्व बैंक ने कितनी राशि की 4 परियोजनाओं को वो मंजूरी प्रदान कर दी है भारत में। 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा $800 मिलियन। और ये किससे रिलेटेड परियोजनाएं हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, उनसे रिलेटेड है, तो इनको पूछा जा सकता है। $800 मिलियन। नेक्स्ट आपका देखते हैं 43। 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए विरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अधिनियम ये प्रारंभ किया है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट आपका देखते हैं 44। अब 44 में क्या पूछा है, इसमें अलग अलग जो संबंधित शब्द हैं उनसे रिलेटेड शब्द नए पूछे गए हैं। जैसे जीवाश्म विज्ञान, तो जीवाश्म विज्ञान है वो जीवाश्म से रिलेटेड अध्ययन है वो करती है। तो कपाल विज्ञान, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो कपाल बोलते हैं खोपड़ी को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी जो सीरीज चलेगी कैपिटल वर्ड की, अल्फ़ाबेट की, तो उसके अकॉर्डिंग ये सवाल आपसे पूछा गया है। यदि इम्प्लोर को किसी कोड में GKNGMPC लिखा जाता है तो हब को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो 45 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी FSZ। अब इसकी सीरीज चल कैसे रही है, 45 की सीरीज आपकी चल रही है, इसमें -2 हो रहा है, यानी I के बाद आपका -2 करके आ रहा है G, M के बाद -2 करके आ रहा है K। तो उसी प्रकार H के बाद -2 करके क्या आएगा, तो H में -2 करके आ जाएगा आपका F। U में -2 करेंगे तो U आ जाएगा, सॉरी S आ जाएगा, और B में -2 करेंगे तो Z आ जाएगा। तो ये -2 की सीरीज आपकी बन रही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से विषम शब्द युग्म या विषम शब्द युग्मों का चयन कीजिए। तो देखिए मकान, अस्तबल, कुटिया, झोपड़ी, इनमें ह्यूमन बींग रहते हैं और अस्तबल है ये घोड़ों के लिए होता है। 46 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ भी आपका सीरीज से ही रिलेटेड है। यदि RH/THMIC को QJXSGLHB के रूप में लिखा जाता है तो म्यूजिक को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, LTRHB के रूप में लिखा जाएगा। अब इसकी सीरीज कैसे बन रही है, तो इसकी सीरीज आपकी बन रही है -1 देखो आप R में -1 करेंगे तो Q आ रहा है, H में -1 कर रहे हैं तो आप J आ रहा है, तो इस तरीके से -1 की सीरीज है। तो M में आप -1 करेंगे तो L आ जाएगा, U में -1 करेंगे तो T आ जाएगा, और S में -1 करेंगे तो R आ जाएगा, I में -1 करेंगे तो H आ जाएगा, और C में -1 तो B आ जाएगा। तो इस तरह ये -1 की सीरीज थी। नेक्स्ट है यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अक्टूबर। नेक्स्ट है आपका ये कथन और
निष्कर्ष से संबंधित है। इस टाइप के सवाल बहुत ईजी होते हैं, ये सवाल आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षण में अभ्यास और भावात्मक लगाव के महत्व को अपने अनुभव से अच्छी तरह समझते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें से देखते हैं। पहला निष्कर्ष है, शिक्षण में भावात्मक लगाव और अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है, यानी भावात्मक लगाव है वो अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा निष्कर्ष इसमें क्या है, शिक्षक शिक्षण में अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। और आप देखिए, आपने दोनों निष्कर्ष हैं वो पढ़ लिए। अब एक बार फिर से कथन है वो पढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षण में अभ्यास और भावात्मक लगाव के महत्व को अपने अनुभव से अच्छी तरह समझते हैं। तो इसमें जो 49 में आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें जो दो निष्कर्ष है वो तो सीधे सीधे निकल रहा है, अच्छी तरह समझते हैं। और यहाँ पे देखिए शिक्षण की आवश्यकता को समझते हैं, तो दूसरा निष्कर्ष है वो पूरी तरह निकल रहा है। अब यहाँ पर पहला देखते हैं एक बार, शिक्षण में भावात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ से इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हो रही है, तो निष्कर्ष ये नहीं निकलेगा, निष्कर्ष 2 है वही निकलेगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आखिरी सवाल, करंट अफेयर का सवाल है ये। 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-2023 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यानी 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप है, किस मंत्रालय ने शुरू की है? 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय, ऑप्शन ए। 50 राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये जो शुरू की है तो ये कब की है? 13 फरवरी 2021 को इसको प्रारंभ किया गया है। और ये इसे पूरे भारत के 660 से अधिक जिलों में राष्ट्रीय स्तर पर रोल आउट किया जाएगा, यानी सभी 660 जिलों में इसको रोल आउट किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये आपके एग्जाम में पूछेगा करंट अफेयर में, तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना। 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-2023 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये आपके 18 मॉक टेस्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के भी आपके लिए डेली आते रहेंगे, तो आप सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें सभी के साथ, सभी ग्रुप में। और अगर आपको वीडियो से लाभ मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। और कोशिश करेंगे यूथ वाला भी आपके लिए मॉक टेस्ट है वो SST वाला वो करा दिया जाए। तो एक बार पहले घटना चक्र खत्म हो जाए जस्ट, उसके बाद उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।